मैं अब रुख करता हूं अपने भाई रंजीत साहब की खिदमत में कि आप महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों को किन दृष्टिकोण से देखते हैं और आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस गांधी के अवसर पे और लाल बहादुर शास्त्री जी के अवसर पे मुझे लाइव आने का मौका दिया। और दोस्तों, पहले तो आप सभी लोगों को महात्मा गांधी जी की आज जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, तो पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ये लोग उस दौर के लोग हैं जिस दौर में सच बोलना सबसे मुश्किल और कठिन था, फिर भी ये लोग सच बोलें और सच के साथ खड़े रहें और देश को आज़ादी दिलाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और आज जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी को, महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि आज हमारे वक्त में, हमारे समय में उनके विचारों का क्या महत्व है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात को हमें को समझना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि आज गांधी का नाम हर कोई ले रहा है। मतलब जिनके पूर्वजों ने गांधी को गोली मारी वो भी आज राजघाट पे गए हैं और फूल चढ़ाए हैं, लेकिन सच में गांधीवाद से, गांधी की विचारधारा से, गांधी की मीमांसा से किसको लेना है और किसको गांधीवाद से, गांधी की मीमांसा और गांधी के पूरे व्यक्तित्व को डिमीन कर देना है, इस बात को समझने के लिए हमको ट्रेंड होना पड़ेगा। और इस बात को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, यदि उसको हम समझ पाते हैं, तब हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके गांधीवाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप गांधीवाद को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आप बताना कि मैसेज क्या देना चाहते हैं, गांधीवाद असल में है क्या? देखिए, इसका आपको उत्तर मैं दूंगा बाद में, लेकिन पहली चीज़ तो हमको ये समझना चाहिए कि आज गांधी को कैसे डिमीन करने का काम किया जा रहा है। समझिएगा कि आप जब बंगाल के एरिया के लोगों के बीच जाएंगे तो वहाँ बताया जाएगा कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे। जब आप दलित भाइयों के बीच जाएंगे तो ये बताया जाएगा कि गांधी जी अम्बेडकर के खिलाफ थे। जब आप इन जनरल नौजवानों के बीच जाइएगा तो ये आपको बताया जाएगा कि गांधी जी भगत सिंह के खिलाफ थे। और ये बात जो इतना पॉपुलर किया गया है, असल में वो सच नहीं है, वो झूठ है। और कई बार ये झूठ इतना बड़ा नज़र आता है कि इसमें सच का सूद भी कई बार डूबा नज़र आता है। और जो सबसे पॉपुलर चीज़ बताया गया है, क्रिएट किया गया, इस बात को सुनिएगा अभी आप। जो सबसे पॉपुलर चीज़ फैलाया गया है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती। ये गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है। और कितने पॉपुलर तरीके से बोला गया, इसको समझिएगा। मैं भी स्वीकार करता हूँ, मुझे भी लंबे समय तक लगता था कि गांधी जी की वजह से भगत सिंह को फांसी हो गई। लेकिन जब मैंने गांधी का वो पत्र पढ़ा, जब लॉर्ड इरविन को गांधी जी पत्र लिखते हैं और गांधी जी कहते हैं कि इस नौजवान की विचारधारा हमसे अलग है, लेकिन ये नौजवान देश को एक बेहतरीन रास्ता दिखा सकता है, किसी भी सूरत में भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये गांधी जी लॉर्ड इरविन को पत्र लिखते हैं। इसके बावजूद 23 मार्च तक गांधी कोशिश करते रहे कि भगत सिंह को फांसी ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी भगत सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन हम लोगों के बीच में क्या कहा गया कि गांधी जी की वजह से भगत सिंह को फांसी हो गई। ये किस लिए? गांधी के विचारों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जब आज हम 2 अक्टूबर की बात करते हैं, 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान शुरू, आपको जानकारी होना चाहिए। गांधी जयंती के नाम पर, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर उनके 2 अक्टूबर के लेकर उनके स्वच्छता के अभियानों के साथ साथ उनके चश्मे के साथ साथ सीमित कर देने की गांधी को साजिश चल रही है। और कैसे, जब आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि मसलन गांधी जी करते थे लेबर की डिग्निटी के बाद। जब लेबर की डिग्निटी के बाद हम करते हैं तो कोई आप तस्वीर हमको दिखाइए जिसमें गांधी जी अपना बाथरूम खुद साफ कर रहे हैं, कोई आप नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन आज गांधी के नाम पर पहले 4 गंदा पत्ता बिखेरा जाता है, 4 झाड़ू मंगाया जाता है और उसको साफ करने का नाटक किया जाता है 4 कैमरे लगाकर। गांधी जी अपना टॉयलेट खुद साफ करते थे, लेकिन कोई फोटो नहीं खिंचवाते थे। और दूसरी ले लीजिए लेबर की डिग्निटी की बात। जब आप लेबर की डिग्निटी की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान के सिपाही कौन है? जो टीवी पे ऐड आ रहा है अमिताभ बच्चन का, वो थोड़े ही है। या वो लोग जो कैमरे के सामने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के तस्वीरें खिंचा रहे हैं, वो नहीं है। असल में स्वच्छ भारत अभियान के सिपाही वो लोग हैं जो दिन रात कचरा उठाते हैं, रोज़ नाली में उतरते हैं, रोज़ गटर में उतरते हैं और इस देश में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी डिग्निटी मगर की ये जो आपने चाहिए। बात कही कि वो लोग असल सिपाही हैं कि जो रोज़ कचरा साफ करते हैं, रोज़ नाली में उतरते हैं, मगर सोशल मीडिया के जरिए उनके योगदान को तो दर्शाया नहीं जा रहा है। सिर्फ उनके योगदान को दर्शाया, उन लोगों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि जो लोग बड़े पद पर हैं या फिर किसी सरकारी पद पर हैं और वो
सोशल मीडिया के जरिए सारे संसार में प्रसिद्ध है। उनके हाथ में थोड़ी देर के लिए झाड़ू थमा के तस्वीरें खिंचा के आखिरी क्या साबित करना चाहता है इंसान? देखिए, पहली चीज़ तो जो मीडिया है, ये मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का मीडिया को माना जाता है। लेकिन आज मीडिया चाटुकारिता मीडिया बन चुकी है। आप देख रहे नाग नागिन की दिखाई जा रही है, टीवी में खबर यही दिखाई जा रही है ना। तो जब मीडिया पे आज मीडिया का क्या हाल है, मीडिया की वजह से ही इन जो ये लोग हैं, जो मजदूर भाई हमारे हैं, जो कचरा उठाते हैं, इनको नहीं दिखाया जाता है। जो लोग सफ़ेद सूट पहन कर झाड़ू लगा रहे, इनके बारे में दिखाया जाता है। और एक बात मैं आपको और बताऊं इसी के संदर्भ में कि गांधी जी जब किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए चंपारण गए थे 1917 में, तो अपने साथ इनके साथ कस्तूरबा भी गई थी। तो कोई ये कहे कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिएगा तो आप बहुत बड़े महान बन जाइएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी गए 1917 में चंपारण और अपनी पत्नी कस्तूरबा को ले गए। तो गांधी जी और मीटिंग में गए तो गांधी जी ने अच्छा आपने इशारा किया। हाँ, और उस मीटिंग में जाने के बाद जब कस्तूरबा से गांधी जी ने पूछा कि अच्छा ज़रा ये पता करो कि मीटिंग में महिलाएँ क्यों नहीं आई हैं। जब कस्तूरबा गई पता लगाने तो उन्हें पता चला कि महिलाओं की इतनी हैसियत नहीं है कि 4 नई साड़ी खरीद सके। सोचिएगा। और महिलाओं ने कहा कि हमारे घर में एक ही नई साड़ी है, बाकी सब पुरानी साड़ियाँ हैं जो हम पहने हुए हैं, और हम घर में 4 औरतें हैं, तो हमने ये सोचा कि कोई एक क्यों जाएं, इसलिए हम चारों नहीं गए। और जब कस्तूरबा आकर ये बात गांधी को बताई, तब गांधी ने उसी समय अहद किया कि हम कभी भी जनता के बीच सूट बूट पहन के नहीं जाएंगे। मगर ये गांधी का विचार था जो आज के राजनेता क्या अपना रहे हैं? देखिए, वही तो हमने बात किया कि अपना रहे कि नहीं, कि गांधी के जिनके पास सूट बूट नहीं था वो गांधी के विचारों का इसलिए विरोध करते रहेंगे ताकि वो सूट बूट पहन सकें। और आज सोचिए कि अगर आज गांधी जिस तरह से आज हमारे नेता गांधी के ऊपर माला डालते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो उन्हें शर्म क्यों नहीं आती? मसलन आप अगर आप स्टार प्लस बहुत देख लिए हैं, या आप इसमें भूत प्रेत को बहुत मानते हैं, या आप आत्मा पुनर्जन्म की बात बहुत करते हैं, तो सोचिए कि गांधी की आत्मा अगर उस मूर्ति में होती तो क्या कह रही होती? भाई तुम हमको कहाँ लेके आ गए हो? हमने देश के लिए सूट बूट खोल दिया और तुम सूट बूट पहन लिए। और आज के वक्त में जिस तरीके से महात्मा गांधी उस समय नील आंदोलन हो, चंपारण आंदोलन हो किसानों का, या खेड़ा हो, जिस तरह से वो किसानों के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज उसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक किसानों के विरुद्ध जो एक्ट पारित हुआ है, इसके खिलाफ भी गांधी बोलते। मिनटों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस डर का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, गांधी भी इसके लिए अगली कतार में खड़े होकर गांधी संघर्ष करते। और ये सब कैसे मतलब फैलाया जा रही है? ये लोग जो दिल्ली में बैठ के गांधी जयंती का नाटक कर रहे हैं, इनको शर्म क्यों नहीं आती? इनको शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि ये तो बात तो करेंगे, गांधी जी महान आदमी थे, गांधी जी अपना बाथरूम खुद साफ करते थे, गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार की बातें थे गांधी करते थे, रूरल इकोनॉमी की बात करते थे। लेकिन गांधी जी का कोई आइडियोलॉजी, कोई विचार अपने ऊपर फॉलो नहीं करेंगे, ना सादा जीवन उच्च विचार की बात करेंगे, न रूरल इकोनॉमी की बात करेंगे, न ही किसानों की हत्या पर बोलेंगे, और न ही गांधी की हत्या पर बोलेंगे। कोई एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, कोई मंत्री, कोई नेता ये खुल करके क्यों और नहीं? आपने अभी सोशल मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया, तो सोशल मीडिया का भी ये कर्तव्य बनता है देखिए, हमने कहा ना कि वो किसानों की उस हत्या को ज़माने के सामने दिखाए। पत्रकारिता देखिए मैंने बार कहेंगे, पत्रकारिता जगत बिकाऊ हो चुकी है, चौथा स्तंभ डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैंने कहा कि जब किसानों की हत्या पर जब कुछ नहीं बोला जा रहा है, गांधी की हत्या पर नहीं कुछ बोला जा रहा है, तो हमको ये बताइए कि आज न ही किसानों की हत्या पर कुछ बोलेंगे, न ही गांधी की हत्या पर बोलेंगे। कोई एक बड़ा नेता, बड़ा राजनयिक, कोई मंत्री, कोई विधायक इस बात को क्यों नहीं कहता कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, इसलिए नाथूराम गोडसे को हम आतंकवादी कहते हैं, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहते हैं? ये लोग क्यों डरते हैं? मैं किसी की बातें में समर्थन में नहीं कर रहा हूँ। आज मैं अगर गांधी की बात कर रहा हूँ तो गांधी और जो लोग किसानों का सहयोग कर रहे हैं और इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनको संसद से निलंबित कर दिया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है, लाठियाँ मारी जा रही है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये जो रवैया है तानाशाही रवैया है। जो हिटलर जो रवैया अपनाता था वही इस देश में इस समय रवैया अपनाया जा रहा है। और गांधी की आज हम बात कर रहे हैं, और आज तो गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। जैदी साहब, आपको शायद नहीं पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री आज़ाद भारत में संविधान लागू होने के बाद 1952 में भारत के पहले रेल मंत्री बने। पैदा कहाँ हुए? मुगल सराय में।
जब पिछले साल मुगलसराय स्टेशन का नाम बदला जा रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई स्टेशन का नाम बदल के लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे किया जाएगा, इसलिए क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री मुगलसराय में पैदा हुए और भारत के पहले रेल मंत्री भी थे, दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। तो लेकिन स्टेशन का नाम किन के नाम पर किया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन थे दीनदयाल उपाध्याय? वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे, मजदूरों के आंदोलन में शहीद हो गए थे। कौन थे दीनदयाल उपाध्याय? दरअसल जो हिंदू मुसलमान का उस समय उस वक्त में जो खेला चल रहा था, उस खेल के लिए सबसे सूटेबल नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। और जब हम गांधी की बात कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहे हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि देश में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, हमारे समाज में समानता क्यों ज़रूरी है, शिक्षा की बात सबकी क्यों होनी चाहिए। गांधी का शिक्षा के ऊपर कहना था, उनका विचार था कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। लेकिन आज शिक्षा के बजट में लगातार की जा रही कटौती, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उसके सूद नहीं लेने वाला है। सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। अगर इस देश के गरीब लोग नहीं पढ़ेंगे, अगर इस देश की आवाम नहीं पढ़ेंगी, अगर इस देश में महिलाएं नहीं पढ़ेंगी, तो हमारा देश कैसे आगे जाएगा? सरकार इस वजह से शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रही है कि अगर ये पढ़ लेंगे तो ये हमारे विरोधी हो जाएंगे। हाँ, विरोधी हो जाएंगे। और गांधी जी इसी शिक्षा की बात करते थे और इसी शिक्षा को आज जारी करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। गांधी जी लाठी लेकर चलते थे, किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को धमकाने डराने के लिए नहीं, अपने सहारे के लिए लाठी लेकर चलते थे। रूरल इकोनॉमी की बात की, डिग्निटी के लिए खुद चरखा चलाया, अपना बाथरूम साफ किया। गांधी जी सब काम किया और हिंदू मुसलमान एकता की न सिर्फ बात की, बल्कि इसीलिए वो शहीद भी हो गए। और आज जो हम गांधी की इस देश को जिस रास्ते लेके हम जा रहे हैं, मैं समझता हूँ वो रास्ता अंधकार का रास्ता है, गड्ढे का रास्ता है। गांधी के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा, भगत सिंह के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा, लाल बहादुर शास्त्री के हमको रास्तों पे चलना पड़ेगा। इन तीनों में सबसे कॉमन ये है कि ये तीनों हर प्रकार की असमानता के खिलाफ और समानता के पक्ष में थे। आज की राजनीति हमारे युवाओं को गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के रास्ते पे चलने दे रही है? चलने, वही तो बात है। जब आप इस पे चलने की कोशिश करिएगा तो आप पे क्या लग जाएगा? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाएगा। डॉक्टर कफील पे क्या हुआ? डॉक्टर कफील ना जाने कितने बच्चों का अपने पैसे से जान बचाए है गोरखपुर के BRD अस्पताल में, लेकिन आज डॉक्टर कफील को अब 8-8 महीने तक जेल में रख रहे हैं, उसके साथ अनैतिक कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। और जब गांधी की हत्या हुई, सुनिएगा, जब गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 में, तो उस समय लोगों के बीच फैलाया गया कि गांधी की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि गांधी जी बंटवारे के समय पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलवाने पर अड़े हुए थे और पाकिस्तान विभाजन के पक्ष में थे। लेकिन हकीकत क्या है हमको भी पता है, आपको भी पता है। गांधी जी उस समय का जो कम्युनल उभार था, गांधी जी उस कम्युनल उभार के खिलाफ थे और वो बिहार से लेकर बंगाल तक जाते हैं और जो हिंदू मुसलमान को जो छिटपुट दंगा हो रहा था, बड़े स्तर पर दंगा हो रहा था, उसको रोकने का काम अगर गांधी विभाजन के सहयोगी होते तो विभाजन के जश्न में शामिल होते कि नहीं? आज़ादी के जश्न में शामिल होते कि नहीं? वो आज़ादी के जश्न में शामिल ना होना इस बात की दलील है कि वो विभाजन से दुखी थे। जी, गांधी इस बात से दुखी थे और गांधी ने कहा कि इस देश की जो एकता साझी विरासत है, गंगा जमुनी तहजीब, इसको मत बांटो। उस समय जो 2 नेशन थ्योरी लाने की जो कोशिश गई थी कि इस देश को बांटने की कोशिश की गई थी 2 नेशन थ्योरी में, चाहे उसमें हिंदू महासभा हो या मुस्लिम लीग हो, दोनों तरीके के लोग उसमें शामिल थे। और सिर्फ शामिल ही नहीं थे, पाकिस्तान के एक इलाके में इन्होंने एक अपनी सरकार भी बनाई थी। और 2 नेशन की थ्योरी जिन्ना से पहले, मोहम्मद अली जिन्ना से पहले 2 नेशन की थ्योरी इस देश में सावरकर ने दिया था। सावरकर ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, मगर आज ये जाहिर किया जाता है कि सावरकर ने नहीं दिया था, मुस्लिम लीग ने लाया था। वही हम बता रहे हैं कि पहले आखिर ये सब बातें क्यों छिपाई जा रही हैं? पहले तो जिन्ना से पहले सावरकर ने 2 नेशन की थ्योरी दिया था और कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भाग होने चाहिए, हिंदू को हिंदुस्तान में रहना चाहिए, मुसलमानों को पाकिस्तान रहना चाहिए। ये थ्योरी जिन्ना से पहले सावरकर ने दिया। और ये जो हमारा इतिहास है, इस इतिहास पर बार बार पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और कौन लोग डाल रहे हैं? जो मनुवादी लोग हैं, जो संविधान के विपरीत काम करते हैं, जिनको डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पसंद है, जिनको गांधी नहीं पसंद है, वही लोग ये काम कर रहे हैं। और जब गांधी को गोली मारी गई तो जो गोली मार रहा था, आपको पता होगा, हाँ, जो गोली मार रहा था वो जय श्री राम बोल रहा था और जिसे गोली मारी जा रही थी वो हे राम बोल रहा था। जब आप गांधी को आगे पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे ना, आप समझेंगे ना कि आप कौन सा हिंदू होना चाहते हैं।
आप जय श्री राम कहते हुए किसी बेगुनाह आदमी की मॉब लिंचिंग के नाम पर हत्या कर देने वाले हिंदू बनना चाहते हैं कि गांधी की तरह इस देश में हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हुए सांप्रदायिकता की 3-3 गोलियां खाकर मर जाना चाहते हैं। ये हम लोगों को न तय करना है कि हम लोग कौन सा हिंदू होना चाहते हैं। और जब कई लोग ये कहते हैं गांधी जो मुस्लिम परस्त थे, उसकी भी हकीकत क्या है? मैं समझता हूँ कि गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हे राम से लोग डरते थे, नहीं डरते थे। लेकिन आज जय श्री राम बोलकर किसी को मार दिया जा रहा है, गमछा भगवा पहन के किसी को क्या क्या किया जा रहा है, इस पर मैं खुल के नहीं बोलना चाहता। लेकिन आज एक खास विचारधारा का कल ट्विटर पे एक खास विचारधारा का प्रवक्ता विक्की मित्तल लिखता है कि गोडसे जी की पिस्तौल की नीलामी कर दीजिए, पता चल जाएगा कौन देशभक्त है, कौन आतंकवादी था। मतलब जिस आखिर ये विचारधाराएं पैदा कहाँ से हो रही है? हाँ, वही तो, इनको कौन दे रहा है संरक्षण? मतलब कि गोडसे जी की पिस्तौल की नीलामी कर दीजिए, पता चल जाएगा कौन देशभक्त आतंकवादी थे। मतलब गोडसे देशभक्त था तो क्या गांधी आतंकवादी थे? सबसे बड़ी शर्म की बात है कि तो राष्ट्रपिता फिर महात्मा गांधी को क्यों माना, गोडसे को क्यों नहीं माना? हाँ, वही बात है कि सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इस देश के इतिहास में भारत में गांधी की हत्या हुई। और उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि एक खास राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता अपने ट्विटर पे लिखता है कि आप उसके गोडसे जी के पिस्तौल की नीलामी कर दीजिए। अगर कोई उस पिस्तौल को, बंदूक को 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ में कोई खरीद लेता है तो क्या इससे ये साबित हो जाएगा कि गोडसे देशभक्त था? क्या गांधी जी की लाठी की कोई कीमत नहीं है? और मैं आखिरी में बात कहना चाहता हूँ कि जिस विचारधारा की बंदूक से, गौर सुनिएगा, जिस विचारधारा की बंदूक से गांधी की हत्या हुई, आज उसी विचारधारा की बंदूक के नाल पर हमारा डेमोक्रेसी, हमारा संविधान और हमारा जमहूरियत है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो जिस तरीके से हमारा देश गर्त में जा रहा है और जाएगा, और हमें जागना पड़ेगा एजुकेशन के जरिए, जो गांधी कहते थे सबकी शिक्षा। बातों को सुन के अम्बेडकर जी का एक विचार याद आ गया कि उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे जितना भी बुरा हो, अंततः वो अच्छा ही साबित होगा अगर उसके इस्तेमाल करने वाले अच्छे लोग हों तो। संविधान जितना भी अच्छा हो, अंततः वो बुरा ही साबित होगा अगर उसके इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे। जी जी। तो आज इस्तेमाल करने वाले बहुत लोग ऐसे हैं जो संविधान को बदनाम कर रहे हैं और अपने कुर्सी की ताकत दिखाते हुए जितने मुजरिम हैं सबके जुर्म पे पर्दा डाला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हमारी बहनों के साथ जो बुरे काम होते हैं उनको इंसाफ दिलाने में 10-10, 15-15 साल गुजर जाते हैं? क्या न्यायपालिका में इतनी ताकत नहीं कि वो तुरंत इंसाफ दिलाए? या फिर न्यायपालिका भी इस आशंका में है कि क्या गलती इसकी थी जिसने दुष्कर्म किया है, या फिर गलती उसकी थी जिसके साथ हुआ है? देखिए, पहली चीज़ तो न्यायपालिका, मैं समझता हूँ न्यायपालिका नहीं रह चुकी, न्यायपालिका मनुपालिका बन चुकी है। मनुपालिका समझिएगा, ये लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, ये मनुपालिका के हिसाब से कहाँ। अभी जो कल फैसला आया बाबरी मस्जिद पे, बाबरी मस्जिद को कोई ढाया नहीं गया, वो अपने आप से ही आए, अपने आप से गई टूट प्राकृतिक आपदा से। अगर जब इसको हम अगर समझे, कल न्यायपालिका कल जज सामने फैसला, तो गुजरात के उस दंगे को आप हो गए, गुजरात के उस दंगे को आप कहाँ ले जाएंगे जिस दंगे में हजारों लोग की मौत हुई? 2002 में। अभी तक गुजरात दंगे के अपने संजू भट्ट IPS साहब अभी जेल में हैं, इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। क्या इस देश में हक की बात करना, सबकी एकता की बात करना, अगर ये बात करना है तो हम लोग देशद्रोही हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अगर इस देश के लोकतंत्र को सलामत रखना है तो हमें और आपको गांधी बनना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।